आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम 2022 सीटेट पेपर 1 के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम पठन के प्रकार को अच्छे से पढ़ चुके हैं। गहन पठन आपका, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन और सरसरी दृष्टि से देखना। देखिए, एक तो ये है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक हिंट भी गिवन है। बाकी के ऑप्शंस को भी अच्छे से देखते हैं। देखिए, गहन पठन क्यों नहीं है, क्योंकि गहन पठन के अंदर क्या हो गया, आप बहुत ही गहनता के साथ में डीपली और केयरफुली, बहुत सावधानी से पढ़ेंगे चीजों को। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सरसरी दृष्टि, मतलब एक ऊपर ऊपर से देख लेना। बारीकी से, जब बारीकी से पढ़ना होगा तब भी क्या होगा, आप हर एक डिटेल को याद करेंगे, आप हर एक डिटेल को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। विस्तृत पठन, जब आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल को की स्टडी करते हैं तब आपका क्या होता है, विस्तृत पठन होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सरसरी पठन आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। इनमें से कौन सी ऐसी पद्धति है जिसके अंदर शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद पद्धति। अब तक आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि व्याकरण अनुवाद पद्धति के अंदर क्या होता है, आपका मूल भाषा से जो संकेत होते हैं उन्हें लक्ष्य भाषा में ट्रांसफर, या फिर लक्ष्य भाषा से मूल भाषा में क्या होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर सभी पद्धतियों के ज्ञान की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष पद्धति, यहाँ फोकस किया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि वह कौन सी पद्धति है जिसके अंदर सिर्फ आपका लक्ष्य भाषा पर ही फोकस किया जाता है, या फिर जिसमें बिल्कुल ही आपका नेग्लेक्ट किया जाता है मूल भाषा को, तो वो आपकी कौन सी होती है, प्रत्यक्ष पद्धति होती है। कि यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है कि आप सिर्फ लक्ष्य भाषा में ही बात करें, लक्ष्य भाषा को ही सीखें, उसी को बोलें। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आपको स्कूल में इंग्लिश ना बोलने पर फाइन लगा दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश आपकी वहां पे लक्ष्य भाषा होगी। तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष पद्धति। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। गतिविधि आधारित अधिगम, मतलब कहीं ना कहीं क्रियाओं पे बेस्ड जो अधिगम होगा, तो यहाँ पे भी आपको देखिए पद्धतियों को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक शिक्षक को। तो एक तो ये है कि ऑप्शन सिर्फ हमारे पास एक बच गया। उसके बाद एक हिंट भी ले सकते हो, यहाँ से देखिए विभिन्न शब्द आ रहा है। विभिन्न मतलब कई सारी चीजें, तरह तरह की अलग अलग चीजें। तो यहाँ क्या होगा, बहुत सारी पद्धतियों को या फिर हर तरह की चीजों के बारे में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को एक परामर्शदाता के रूप में माना जाता है, जो कि बच्चों को क्या देता है, परामर्श देता है। और जो परामर्श है उसके कुछ 4 सिद्धांत हैं, जिनमें से एक विभिन्न दर्शनग्राही सिद्धांत है, जिनमें से एक विभिन्न दर्शनग्राही सिद्धांत है। इसके अंदर एक प्रोसेस के थ्रू एक प्रक्रिया होती है, जिसमें से जो टीचर करता है, पढ़ाता है, वो उसके थ्रू होकर गुजरते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समस्या को देखेंगे, फिर समस्या दुनिया में जो समस्या है उन्हें देखेंगे, उन्हें फिर देखेंगे कि उनके लिए हम निदान कैसे कर सकते हैं, फिर मूल्यांकन करेंगे, फीडबैक देंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अध्यापक को जागरूक होना चाहिए हर किसी पद्धति के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। देखिए, श्रव्य भाष्य पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संरचनात्मक उपागम और आपका निगमन पद्धति। तो देखिए, व्याकरण अनुवाद पद्धति आपने अभी पढ़ा, उसमें कुछ बोलने से मौखिक तौर पर तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ इतना है कि उसके अंदर हम लक्ष्य भाषा से मूल भाषा में या मूल से लक्ष्य भाषा में संकेतों का क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। संरचनात्मक उपागम भी नहीं होगा। देखिए, संरचनात्मक उपागम के अंदर क्या होता है, आपका मेनली फोकस किया जाता है अक्षरों की बनावट पर, किस तरह आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये भी इसकी संरचना कैसी है, ठीक है, तो संरचना पर ध्यान दिया जाता है। ये भी आपका मौखिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये दो ऑप्शन आपके होंगे नहीं। निगमन पद्धति जो होती है वो मेनली फोकस्ड होती है, क्या करती है, ये नियमों पर फोकस करती है। यहाँ पे बोलने या लिखने का उतना मैटर नहीं होता है। तो श्रव्य भाषा पद्धति आपकी होगी, जहां पर आपका लिखने से ज्यादा किस पर जोर दिया जाएगा, आपका मौखिक जो भाषा होगी उस पर अधिक बल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि दे रखा है, रूप दे रखा है, अर्थ दे रखा है और पठन दे रखा है। देखिए, आप सीधा सीधा एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पठन क्या है, पठन एक प्रकार है किसका, जो हम 4 भाषा कौशल पढ़ते हैं। ये भाषा का अंग नहीं है, भाषा कौशल का क्या है, एक प्रकार है। वहीं अगर बात की जाए, ध्वनि हुआ, रूप हुआ, अर्थ हुआ, ये सारे क्या है, ये भाषा के अंग हैं। किस प्रकार, देखिए भाषा किससे बनी होती है, ध्वनियों से ही भाषा बनी होती है। वो ध्वनियां किसी रूप में होती हैं, उन ध्वनियों का कोई अर्थ होता है। तो ये आपका शब्द हो गया, वाक्यांश हो गया, पद हो गया,
स्वनिम हो गया, रूप हो गया, अर्थ हो गया, ध्वनि हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके वैलिड अंग होते हैं किसके, किसी भाषा के। तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, नेगेटिव हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। अधिगम, विकास, अर्जन, कार्य। ऑप्शन क्या होगा आपका, अर्जन होगा, क्योंकि देखिए अवचेतन स्थिति कहाँ होती है आपकी, जब आप भाषा को अपनी मूल भाषा या प्रथम भाषा को एक परिवेश के अंदर अर्जित करते हैं, वहां पे जो आपका जो माइंड होता है ना, वो अवचेतन होता है। ऐसा नहीं कि वहां आपको कोई कॉन्शियसनेस होती नहीं है, लेकिन वहां आप अ, सीख रहे होते हैं, बस ऐसे ही बिना उस चीज पर ध्यान दिए भी। मान लीजिए आप लक्ष्य भाषा को सीख रहे हैं, आप स्कूल में किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो आपका माइंड चेतन है, आपको पता है कि आपको ये भाषा सीखनी है, इसके नियम कानूनों को जानना है, लेकिन आप जब भाषा को अर्जित करते हैं तो आप बिना उस पर, आपको पता भी नहीं होता है और आप उस भाषा को अर्जित कर रहे होते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इंसान की, वो शुरू में ही जब जिस भी परिवेश में जन्म लेता है, वहीं से एक भाषा का, जो वहां की मूल भाषा होती है उनकी, उसे अर्जित करना शुरू कर देता है। तो ये जो अवचेतन स्वीकृति होगी, ये किसके अंदर आएगी, आपकी भाषा अर्जन के अंदर आएगी। चेतन होता तो आपका भाषा अधिगम हो जाता। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर से अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है, बोधगम्य निवेश के, बोधगम्य उत्पाद के, परिकल्पना की, अनुवीक्षण या प्राकृतिक क्रम। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, कि वो किसके निकट है आपकी बोधगम्य निवेश के निकट है। जहां पर आपको एक पर्टिकुलर चीज पढ़ाई जा रही है, आप एक पर्टिकुलर स्टेज पर हैं, यहाँ तक आपका स्तर है, लेकिन आप उससे एक स्तर आगे, एक सीढ़ी आगे का सोच सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसकी सराहना समालोचनात्मक तौर पर कर सकते हैं। तो वहां पर आपका क्या होता है, बोधगम्य निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। देखिए पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बोलकर अभिव्यक्त करना किसी रिपोर्ट को, किसी चीज को बताना, तो यहाँ लेखन का तो कुछ नहीं आया ना, लिखने से रिलेटेड तो कुछ नहीं रहा। बाकी के 3 ऑप्शन को देखते हैं। देखिए अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। तो जब आप लेखन की विशेषताएं देखेंगे तो देखिए वहां क्या होगा, आपके कुछ विचार होंगे जिन्हें आपने लिखना होगा। आप उन विचारों को क्या करेंगे, अच्छी तरह संगठित करते हैं, ठीक है। अब वो आप क्यों लिख रहे हैं, उसका एक जो लिखना होता है उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है कि आप उस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए एक ही टॉपिक को अगर 2 अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है, तो उसको लिखने के तरीके भी अलग होंगे, उसको उस उद्देश्य के हिसाब से ही लिखा जाएगा। तो ये तो उसकी विशेषताएं होंगी, और व्याकरणिक परिशुद्धता भी उसके अंदर होती है, क्योंकि लास्ट स्टेप में आप व्याकरणिक परिशुद्धता की भी जांच उसके अंदर लेखन के अंदर करते हैं। तो आपका जो ये 3 है, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य और व्याकरणिक परिशुद्धता, ये लेखन की विशेषताएं हैं, लेकिन मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आपकी लेखन विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रथम भाषा कौन सी भाषा होती है आपकी, जो आप अपने परिवेश से बचपन से जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए शिक्षक का तो यहाँ कोई रोल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये आप शुरू में ही सीखना शुरू कर देते हैं, तब तक आपके पास कोई शिक्षक होता है, ना ही कोई विद्यालय होता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट हो जाते हैं अगर बात अर्जन की आएगी तो, क्योंकि ये कहाँ पे कारक महत्वपूर्ण होंगे, जब अधिगम की बात होगी भाषा की। अब अवसरों की प्रकृति, पहचान और प्रोत्साहन। देखिए पहचान और प्रोत्साहन, बच्चा जो भाषा सीखना शुरू करता है ना, वो बिल्कुल जन्म लेते ही शुरू कर देता है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा होता है तो एटलीस्ट सुन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका बच्चा उस भाषा को कितना अच्छा सीखेगा, किस स्तर पर सीखेगा, क्या फैक्टर महत्वपूर्ण होंगे, वो होंगे आपके कि कितना परिवेश समृद्ध मिलता है उसको, अवसर कितने अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वो क्या होगा, आपकी अवसरों की प्रकृति होगी। देखिए प्रोत्साहन एक बिल्कुल जन्म लेते बच्चे को प्रोत्साहन नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो ये लेटर स्टेज पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, अवसरों की प्रकृति एक राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। निष्पादन परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण और आपका लिखित परीक्षण। देखिए ऑप्शन नंबर होगा आपका निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण आपका वो परीक्षण होता है जिसके अंदर के आप देखते हैं कि एक बच्चे के अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, वो कहाँ पर लैक कर रहा है, ठीक है। वो जहां पे लैक करेगा उसके लिए आप उपचारात्मक उपागम तैयार करेंगे, उपचारात्मक उसके लिए विधियां निकालेंगे, कहाँ उसको किस तरह से अच्छे से समझाया जा सकता है, जहां पे वो बच्चा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है, या फिर उसके अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो कमजोर है। तो ये आप किसके द्वारा पहचानेंगे, आपका निदानात्मक परीक्षण के द्वारा आप पहचानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, दा, दा। तो देखिए, ये आप अपने खुद के एक नेचुरल एनवायरनमेंट में भी सोच सकते हैं कि आप मान लीजिए आपने कभी तो किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, आपके आसपास कोई हुआ होगा, तो बच्चा बाबा, दादा इस तरह के जो शब्द होता है वो कब शुरू करना है, वो 6 से लगभग 10 महीने के बीच में ये इस तरह के शब्दों को बोलता है। और ये वाली जो स्टेज होती है इसे कहा जाता है बड़बड़ाने की अवस्था या फिर बबलाने की अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। किलकारियां तो बच्चा शुरू से ही मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये 6 से पहले वाला पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे वो इस तरह की ध्वनियां नहीं निकालता है, सिर्फ एक आध साउंड क्रिएट करता है, उसी को कहा जाता है किलकारी करने की अवस्था। एक शब्द अवस्था भी नहीं होती है, क्योंकि अभी वो सिर्फ ये कुछ ध्वनियां निकाल निकाल कर कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू करता है, लेकिन ये पूरी तरह से आपके ऐसे उसे शब्द बनाना नहीं आता है, सिर्फ उसे बड़बड़ाने और बबलाने की आदत होती है, जिससे कि कुछ शब्द क्रिएट होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना या पूर्णतः सही होना चाहिए। अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कि स्वतंत्र जो लेखन होता है, जब बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है लिखने के लिए, तो वो अपने विचारों को अपने हिसाब से स्वतंत्र तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है और अपने जो लेख है उसमें एक रचनात्मकता ला पाता है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसे जो स्वतंत्र लेखन का लाभ मिलेगा सॉरी, वो यही मिलेगा कि वो क्या होगा, उसे रचनात्मक बनने की का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। वो अपने हिसाब से बिना किसी डर के, बिना किसी लिमिटेशंस के ही वो लिख पाएगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। सन की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित हो है, शिक्षण संस्थानों को बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। तो देखिए, यहाँ आपका कौन सा पूछा है, आपसे रचनात्मक आकलन पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए कि आकलन कौन कौन से होते हैं। देखिए, 3 प्रकार के आकलन की हम मेनली बात करते हैं। पहला है रचनात्मक आकलन, जो कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी उसी के बीच में होता है। ठीक है, तो वहीं के वहीं क्या कर दिया जाता है, बच्चे के अंदर जो कमियां होंगी, जो जहां वो लैग कर रहा होगा, उन सब चीजों को वहीं के वहीं कवर कर लिया जाएगा। तो ये किस पर केंद्रित किया जाता है, ये शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर क्या होता है, केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है, आपका शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो पहला तो आपका हो गया यही रचनात्मक आकलन। ठीक है, दूसरा आपका होगा योगात्मक आकलन, और तीसरा होगा आपका परिमाणिक आकलन, जो सबसे लास्ट में होगा। आपने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या सीखा पूरे लर्निंग प्रोसेस में, उसका एक तरह से आकलन करना आपका प्रमाणिक आकलन होगा। तो ये 3 तरह के आकलन होते हैं। ये पहले अर्लियर स्टेजेस पे ही होता है और थ्रू आउट चलता रहता है टीचिंग की प्रोसेस में। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी भी होंगी, जैसे कि ये वो है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो ये वाले जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक आकलन आ गया, अभी हमने इसके बारे में बात की। माननीकृत परीक्षण, जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने की सीमित संख्या दिए जाते हैं, नहीं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपक्रम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी हमने बात करी है कि जिस उद्देश्य से हम सीख रहे थे, जो हमें सीखना था, जितना हमें पढ़ाना था, वो पढ़ा दिया गया है। जो लास्ट में उसका परीक्षण होगा कि हाँ, वो उद्देश्य मिले या नहीं मिले, जिस रीजन से पढ़ाया गया था वो अचीव किया स्टैंडर्ड या नहीं किया, तो उसका आकलन क्या होता है, आपका प्रमाणिक आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका एक तरह से समेटिव जो असेसमेंट होता है वो होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है, मतलब कम्युनिकेटिव स्किल्स, इनमें से कौन सा उपागम करेगा आपका बच्चों के अंदर। संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, कौशल आधारित उपागम और आपका संप्रेषणात्मक उपागम। तो संप्रेषणात्मक उपागम उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए संप्रेषणात्मक उपागम के अंदर क्या होता है, आपका बच्चे को प्रभावी ढंग से वास्तविक परिस्थितियों में एक तरह से संप्रेषण करने की, कम्युनिकेशन करने की स्किल्स को सिखाया जाता है। ये एक शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होता है, जिसमें वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार से बच्चा प्रभावी रूप से कम्युनिकेट करेगा, उस चीज को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है, यह पहचानने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है, यह पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन है, बच्चों को शब्द तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों
को सुनने की आवश्यकता है। शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। बच्चे शब्दों का अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखें। यह निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों को शब्द तथा भाषा संरचना के जो विविध उदाहरण हैं उन्हें सुनने की क्या है आवश्यकता है। देखिए संरचनात्मक पद्धति जो होती है ये उसकी एक सिद्धांतों में से ही एक है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है एक तरह से, उसमें ये प्रॉपरली एकदम क्लियर शब्दों में बताया गया है कि अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने के लिए शिक्षक शब्द और भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पे हमारे 15 पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट 2022 पेपर 1 के अंदर पूछे गए थे उन्हें हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन काफी रिपीटेड आते हैं। कहीं ना कहीं एक जो क्वेश्चन होता है उसी को घुमा फिरा कर कई बार भी पूछा गया है, और अगर आप इसके ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर बहुत वास्ट एरिया हिंदी पेडागोजी का नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं।